हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन थर्मल रेडिएशन का। ठीक है, तो इसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और जितने भी आए हुए पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट हीटिंग इंटरवेनिंग मीडियम। ये जो थर्मल रेडिएशन होता है ये सबसे फास्टेस्ट मोड होता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट का विदाउट हीटिंग इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि ये मीडियम को हीट अप नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट, all bodies emits radiations of all wavelengths at all temperature at all time, यानी जितनी भी बॉडीज हैं वो सभी टेम्परेचर्स पर कई सारे रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इमिट करती रहती हैं और ऐसा हर समय हुआ करता है। ठीक है, ओके ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक मैटर दे रखा है, उसके ऊपर ये थर्मल रेडिएशंस फॉल करते हैं। मान लीजिए क्यू के थर्मल रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल करते हैं, तो कुछ थर्मल रेडिएशंस इससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मान लेते हैं क्यू आर के थर्मल रेडिएशन इससे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ थर्मल रेडिएशंस इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मान लीजिए क्यूए के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कुछ थर्मल रेडिएशंस इससे ट्रांसमिट हो जाएंगे, मान लेते हैं क्यूटी के ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो जो टोटल रेडिएशन की वैल्यू है इसको हम क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी इन तीनों के समेशन के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब मान लेते हैं कि इस क्यू को तीनों में डिवाइड करते हैं, क्यू को डिवाइड कर देते हैं भाई तीनों में। तो जैसे ही तीनों में आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर तो देखो 1 बन जाएगा, यहां पर ये क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू, ये वैल्यूज बनेगी राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में ध्यान से देखिए, क्यू आर क्या है, जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहा है वो वैल्यू, और क्यू टोटल वैल्यू। तो इस रेशियो को हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, है ना, ये कहलाएगा फ्रैक्शनल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड। उसी तरीके से QA अपॉन क्यू क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। उसी तरीके से QT अपॉन क्यू क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल रेडिएशन ट्रांसमिटेड। ठीक है, और इनको हम लोग दो और नामों से जानते हैं, QR को R लिख देते हैं, इसी तरीके से QA को A के इक्वल लिख सकते हैं, QA अपॉन क्यू को, और इस पूरी वैल्यू को हम T के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये जो R है यानी कि क्यू आर अपॉन क्यू का रेशियो जिसको हमने R माना हुआ है, इसको हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्टेंस है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टिंग पावर, ये कहलाता है रिफ्लेक्टेंस और रिफ्लेक्टिंग पावर। इसी तरीके से A को बोलते हैं एब्जॉर्बटेंस या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर। उसी तरीके से T को बोलेंगे ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिटिंग पावर, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिटिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर। ठीक है, इन तीनों का समेशन, यानी कि हम लिख सकते हैं R प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, यानी रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस प्लस ट्रांसमिटेंस, इन तीनों का समेशन 1 के इक्वल होता है। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस प्लस ट्रांसमिटेंस का समेशन 1 के इक्वल होता है। अब अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी का R 0 है और A भी 0 है, मतलब वो बॉडी ना रिफ्लेक्ट कर रही है ना एब्जॉर्ब कर रही है, केवल ट्रांसमिट कर रही है, तो ट्रांसमिशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ऐसी बॉडी को हम कहेंगे परफेक्ट ट्रांसमिटर, ये कहलाएगी परफेक्ट ट्रांसमिटर, ऐसी बॉडी को कहते हैं परफेक्ट ट्रांसमिटर। बिल्कुल उसी तरीके से अगर R की वैल्यू 0 है और T की वैल्यू 0 है लेकिन A की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये परफेक्टली एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बटेंस की वैल्यू 1 है, तो ये कहलाएगी
परफेक्टली एब्जॉर्बर, और इसी को ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। जो ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्टली एब्जॉर्बर होती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए A की वैल्यू 0 है, T की वैल्यू 0 है, तो R की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। इसको बोलेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ये बॉडी कहलाएगी परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए कि T की वैल्यू 0 है, तो R प्लस A की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1 माइनस A के इक्वल होगा। तो अब यहां से देखिए, अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, तो फिर वो सबसे बैड रिफ्लेक्टर होगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो गुड एब्जॉर्बर होंगे, गुड एब्जॉर्बर आर बैड रिफ्लेक्टर्स, वो बैड रिफ्लेक्टर्स होंगे। और इसी का अगर उल्टा कर दे, यानी कि A इज इक्वल टू, अगर लिख दे 1 माइनस आर, है ना, तो जो गुड रिफ्लेक्टर होगा वो बैड एब्जॉर्बर होगा। ठीक, जो गुड रिफ्लेक्टर होगा, गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स, बैड एब्जॉर्बर्स होंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बेटा आपको याद कर लेने हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर जितने भी रेडिएशंस फॉल होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। सेकेंड पॉइंट, इट्स एब्जॉर्बिव पावर इक्वल टू 1, यानी कि A की वैल्यू इसकी 1 के इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिटेंस इसका 0 होता है और रिफ्लेक्टेंस भी इसका 0 होता है, इसकी एब्जॉर्बिव पावर 1 होती है। थर्ड पॉइंट, कलर ऑफ ब्लैक बॉडी मे बी ब्लैक और अदर। देखिए, कोई भी जो बॉडी होती है वो हमें जब किसी कलर की दिखाई देती है, तो वो कलर उससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आ रहा होता है, तब उसका कलर हमें समझ में आता है कि ये कलर है उसका। लेकिन जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उसके ऊपर जितने भी रेडिएशंस फॉल होते हैं वो सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो कोई कलर रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है। तो जब रिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं हमारी आंखों की तरफ, तो वो बॉडी हमको ब्लैक नजर आएगी। तो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है वो ब्लैक होती है। तो हो सकती है, कोई जरूरी नहीं बेटा। अगर मान लीजिए किसी और कलर की बॉडी है और उसके ऊपर अगर हम रेडिएशन फॉल करा रहे हैं और सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उससे रिफ्लेक्ट नहीं होता कोई रेडिएशन, तो वो भी हमको ब्लैक नजर आएगी। तो इसलिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की भी हो सकती है या किसी और कलर की भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, एट सुटेबल हाई टेम्परेचर इट इमिट्स ऑल वेवलेंथ ऑफ ऑल रेडिएशंस। तो जब किसी हाई टेम्परेचर पर हम इस ब्लैक बॉडी को हीटअप करते हैं, तो याद रखिएगा इससे सारे वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट हो रही होती है। ठीक है, आगे चल के हम लोग वीन्स लॉ में पढ़ेंगे कि उन रेडिएशंस में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस होती है जो मैक्सिमम एनर्जी की इमिट हो रही होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग वीन्स लॉ में आगे पढ़ेंगे। इतनी बात समझ आई बेटा? इसमें इसको आपको याद रखना है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, दैट इज फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक ब्लैक बॉडी फाइंड आउट की थी और बताई थी। तो वो कैसी होती है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। फेरी ने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल सेल है और उसमें एक हम छोटा सा होल कर दें, तो होल करके इसमें अगर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो जितनी भी लाइट इंसिडेंट होती है इसके अंदर, वो ऐसे अंदर ही अंदर कई सारे रिफ्लेक्शन लेती है और रिफ्लेक्ट होकर के वहीं समाप्त हो जाती है, यानी बाहर नहीं निकल पाती। तो यहां पर करीब हम देखते हैं कि 99% जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। लगभग 99% लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये जो होल है ये कहलाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इस पूरी बॉडी में इस होल को बोलते हैं, होल इज एक्ट एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
ठीक है, तो इसको फेरिस की ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज इमिसिव पावर। ये क्या होता है? मान लीजिए जैसे कोई बॉडी है किसी टी टेम्परेचर पर, तो ये जो टी टेम्परेचर पर बॉडी होगी ये कई सारे रेडिएशन इमिट कर रही होगी, यानी कि एनर्जी इमिट कर रही होगी। तो ये जो एनर्जी इमिट करेगी बाहर की तरफ, तो ये जो एनर्जी का एमिशन होता है, एनर्जी यानी कि एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक, ये वैल्यू कहलाती है इमिसिव पावर। इसको बोलते हैं इमिसिव पावर। एक्चुअल में तो ये इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, लेकिन इसको बोलते हैं इमिसिव पावर। इंटेंसिटी है ये बेटा, इसको इमिसिव पावर बोलते हैं। और ये इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी के लिए मैक्सिमम होती है, नॉर्मल बॉडी के लिए ये वेरी करती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर मैक्सिमम होती है। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इमिसिविटी या रिलेटिव एमिटेंस, इसको ई से डिनोट करते हैं, और ये इमिसिविटी इक्वल टू होता है इमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। यानी कि इमिसिविटी का जो रेशियो होता है वो इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के रेशियो के बराबर होता है। और ये वैल्यू ध्यान से देखिए 1 हो जाएगी फॉर ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी के लिए ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इमिसिव पावर ऑफ ऊपर भी ब्लैक बॉडी आ जाएगा और नीचे भी इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, तो ये रेशियो 1 के इक्वल हो जाएगा। और बाकी नॉर्मल बॉडियों के लिए ये इमिसिव पावर की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी। तो E की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में वेरी करेगी फॉर नॉर्मल बॉडी। नॉर्मल बॉडी के लिए इमिसिविटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी। कितनी बात समझ आई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने बताया था कि अगर मान लीजिए अलग अलग कई सारी बॉडीज हैं सेम टेम्परेचर पर, सबका टेम्परेचर सेम है, ठीक, ये कई सारी बॉडीज दे रखी है और साथ में ये ब्लैक बॉडी दे रखी है, ये वाली बॉडी ब्लैक बॉडी है। तो किरचॉफ ने बताया था कि इन सभी की इमिसिव टू एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो, यानी कि E1 अपॉन A1 इक्वल टू E2 बाई A2 इक्वल टू E3 बाई A3 इक्वल टू एंड सो ऑन, ये रेशियो इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, सेम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए सबका। तो ये किरचॉफ ने रूल बताया था। अब देखिए फॉर ब्लैक बॉडी के लिए जो एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, तो इसलिए यहां पर E अपॉन A ऑफ ब्लैक बॉडी की वैल्यू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यही वैल्यू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के इक्वल होती है। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अगर हम इसका रेशियो देखें, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ यानी कि फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो ये इमिसिव पावर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर E लैम्डा और एब्सॉर्प्टिव पावर A लैम्डा बन जाएगी। तो ये रेशियो बन जाएगा E लैम्डा अपॉन A लैम्डा। तो ये E लैम्डा अपॉन A लैम्डा E ऑफ लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी के इक्वल हो जाएगा। और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर हम देखते हैं कि ये वाली जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो जब ये वैल्यू कांस्टेंट होगी तो यहां से हम कह सकते हैं कि E लैम्डा प्रोपोर्शनल टू A लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट जो है यहां पर हमको मिल रहा है वो ये शो करता है कि जो बॉडीज गुड
एब्जॉर्बर होती हैं वही गुड इमीटर भी होती हैं। यानी कि कह सकते हो गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमीटर्स। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमीटर्स, या फिर बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड इमीटर्स। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमीटर्स एंड बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड इमीटर। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना बेटा, ये कहीं पूछा भी गया है कि जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड इमीटर्स होते हैं। ये कहां से आया है, किसने रूल ये दिया था, तो बताइएगा आप कि किरचॉफ ने दिया था। इतनी बात समझ में आई? ठीक, ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज स्टीफेंस लॉ। तो स्टीफन ने बताया था कि सपोज दैट ये कोई ब्लैक बॉडी है T केल्विन टेम्परेचर पर, तो इससे जो रेडिएशन इमिट हो रहे होंगे, इससे जो भी रेडिएशन इमिट हो रहे होंगे, यानी कि जो इससे एनर्जी इमिट होगी, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया per unit time is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Means एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगी, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर ई से इसको डिनोट करेंगे, ये प्रोपोर्शनल टू होती है टी की पावर 4, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। ये स्टीफन ने लॉ दिया था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होगा वो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होगा। ठीक, और ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये सिग्मा कहलाता है स्टीफेंस कांस्टेंट। इस सिग्मा को बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और यूनिट इसका हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ठीक, इसको बोलते हैं स्टीफेंस लॉ। ये कहलाता है स्टीफेंस लॉ। बात समझ आई बेटा? यहां से देखो हम पावर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एनर्जी अपॉन टाइम को हम पावर लिख सकते हैं। तो जो पावर रेडिएट करेगी P, उसकी वैल्यू सिग्मा ए टी की पावर 4 हो जाएगी। पावर रेडिएशन की वैल्यू सिग्मा ए टी की पावर 4 होगी। ठीक है, ये फॉर ब्लैक बॉडी के लिए। और जो नॉर्मल बॉडी होगी उसके लिए यहां पर एक टर्म और आ जाएगा, दैट इज इमिसिविटी, जो ई अभी हम लोगों ने सीखा था। तो P इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी की पावर 4, ये है इमिसिविटी। तो पावर का ये फॉर्मूला नॉर्मल बॉडी के लिए होगा, फॉर नॉर्मल बॉडी जो पावर रेडिएट करेगी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पावर P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, ये ब्लैक बॉडी के लिए होगा, और जब ब्लैक बॉडी नहीं होगी, नॉर्मल बॉडी होगी, तो उसमें इमिसिविटी दे रखी होगी, तो पावर की वैल्यू होगी सिग्मा ए ई टी की पावर 4। ई यहां पर इमिसिविटी की वैल्यू है, जो नॉर्मल बॉडी के लिए 0 से लेकर के 1 के बीच में वेरी करेगी। बात समझ आई बेटा? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी स्टीफेंस लॉ से रिलेटेड। इसमें थोड़ा सा वीन्स लॉ भी अप्लाई है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहते हैं कि एक बॉडी है जो P की पावर इमिट कर रही है, और उसके करेस्पॉन्डिंग, जिसके करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है, उसके करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा नॉट की है।
फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर चेंज किया जाता है और टेम्परेचर चेंज होने पर अब जो मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 3/4 लैम्डा नॉट के इक्वल है और जो पावर इमिट हो रही है उसकी वैल्यू एनपी के इक्वल है। तो पूछ रहे हैं एन की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो पावर इमिट होती है वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है और वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लैम्डा एम इंटू टी की वैल्यू होती है वो वीन्स कांस्टेंट के इक्वल होती है। यानी ये लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग बॉडी से मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही होती है इस टी टेम्परेचर पर। तो उस वेवलेंथ और टेम्परेचर में ये रिलेशन होता है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा हो जाएगा। ये रिलेशन यहां से मिलेगा। तो यहां पर देखो, जब पावर P की इमिट हो रही है तो टेम्परेचर T का मान लिया तो T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल ये रिलेशन बनेगा और यही रिलेशन प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/लैम्डा नॉट की पावर 4, क्योंकि T और लैम्डा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक रिलेशन तो ये आ गया और दूसरा रिलेशन पावर NP ये प्रोपोर्शनल टू होगा अब जो दूसरी वाली वेवलेंथ है उसका रिलेशन, तो ये बन जाएगा 1/3/4 लैम्डा नॉट की पावर 4, ये रिलेशन आ जाएगा। अब इन दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, 1/n इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखो लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये 4 यहां ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे और ये 3 की वैल्यू या कह सकते हो कि ये पूरी वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो यानी ये बन जाएगा 3/4 की पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये ऊपर 81 हो जाएगा और नीचे 256। तो यहां से देखो n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 256/81। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, ये समझ आया सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है। देखिए एक बॉडी दे रखी है, ये ब्लैक बॉडी है, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। कहते हैं इससे 500 केल्विन टेम्परेचर पर पावर 450 वॉट इमिट हो रही है। तो कहते हैं अगर इसका रेडियस हाफ कर दिया जाए और इसका टेम्परेचर डबल कर दिया जाए तो अब इससे कितनी पावर इमिट हो रही होगी। 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए, जो पावर इमिट होती है वो सिग्मा ए ई टी की पावर 4 के इक्वल होती है। ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये रिलेशन आ गया। तो यहां से देखिए सिग्मा ए को लिख सकते हैं 4πr² इंटू टी की पावर 4। तो यहां से देखो रिलेशन मिल जाएगा P प्रोपोर्शनल टू r² टी की पावर 4। यानी रेडियस पर और टेम्परेचर पर इस तरीके से पावर डिपेंड करेगी। यही रेडियस और टेम्परेचर ही चेंज कर रहे हैं, तो यहां से हम रिलेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन में पावर दे रखी है 450, तो 450 प्रोपोर्शनल टू r की पावर 2 इंटू टी की पावर 4, एक रिलेशन ये बन जाएगा। फिर दूसरे रिलेशन में पावर मान लीजिए कि P की इमिट होती है, तो ये प्रोपोर्शनल टू r रेडियस हाफ कर दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा r²/4 इंटू टेम्परेचर 2T डबल कर रहे हैं, तो 2T की पावर 4 होगा, तो यहां 16T की पावर 4 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए r² से r² कैंसिल, T की पावर 4 से T की पावर 4 कैंसिल, 4 से ये 16 4 टाइम्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 450 इंटू 4। इसको आप सॉल्व करोगे ये 1800 वॉट आ जाएगा। तो अब जो पावर इमिट हो रही होगी वो 1800 वॉट के इक्वल हो। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि एक ब्लैक बॉडी है जिसकी रेडियस r की है, एक स्टार है जिसकी रेडियस r की है, इसका टेम्परेचर T का, तो इससे जो एनर्जी इमिट हो रही है उसका रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन Q दे रखा है। तो पूछ रहे हैं कि इस स्टार का टेम्परेचर कितना होगा। 4 ऑप्शन हमें दे रखे, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो ध्यान से देखिए, जो पावर इमिट होती है उसकी वैल्यू सिग्मा ए टी की पावर 4 के इक्वल होती है। तो पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम।
तो ये जो रेट ऑफ एनर्जी है इसका मतलब ये एनर्जी पर यूनिट टाइम ही हमें दिया हुआ है, यानी ये वैल्यू हो गई Q के इक्वल। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए क्या होगा इसका सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। तो पूछ रहे हैं कि स्टार का टेम्परेचर कितना होगा, तो बस टेम्परेचर को अलग कर लो, बाकी सब इधर ले आओ। तो देखो टी की पावर 4 की वैल्यू Q अपॉन सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां से T की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके।